दोस्तों, मैं हूं भीमराव अंबेडकर। आज मैं आपको बताऊंगा कि संविधान कैसे बनाया गया और उसकी पूरी जानकारी। तो वीडियो को पूरा देखें। और एक राष्ट्र का उदय और संविधान की नींव साल 1947। भारत के इतिहास का वह मोड़ जहां सदियों की गुलामी की जंजीरें टूटने वाली थीं, लेकिन स्वतंत्रता की उस सुनहरी सुबह के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा था। आजाद भारत का भविष्य कैसा होगा? किस नियम पर यह देश चलेगा? कौन से कानून होंगे जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल तक हर एक नागरिक को एक धागे में पिरोकर रखेंगे? अंग्रेजों का शासन खत्म हो रहा था, लेकिन अब बारी थी खुद को शासित करने की, खुद को एक ढांचा देने की। यही वह समय था जब भारत ने अपने सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ को लिखने की कलम उठाई। वह ग्रंथ जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। दिल्ली की फिजाओं में सियासी सरगर्मियां तेज थीं। संसद भवन का वह सेंट्रल हॉल जो आज भी गवाह है उस ऐतिहासिक मंथन का, वहां देश के कोने कोने से विद्वान, वकील, स्वतंत्रता सेनानी और विचारक इकट्ठा हुए थे। उनका मकसद केवल एक किताब लिखना नहीं था, बल्कि एक ऐसे जीवित दस्तावेज को जन्म देना था जो आने वाली सदियों तक भारत के लोकतंत्र की रक्षा कर सके। यह कोई आसान काम नहीं था। भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण और जटिल देश के लिए नियम बनाना मानो समुद्र की लहरों को मुट्ठी में कैद करने जैसा था। लेकिन इस असंभव से दिखने वाले काम को संभव बनाने के लिए एक सभा का गठन हुआ, संविधान सभा। इस महायज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक ऐसे शख्स की थी जिसे आज हम संविधान के पितामह के रूप में जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वीडियो में जैसा कि बताया गया है, संविधान निर्माण की जिम्मेदारी कई कमेटियों पर थी, लेकिन सबसे अहम थी ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसके अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान थे डॉक्टर अंबेडकर। कल्पना कीजिए उस दौर की जब एक तरफ देश विभाजन की आग में जल रहा था, सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए थे, और दूसरी तरफ एक कमरे में बैठकर डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम भारत के भविष्य का नक्शा तैयार कर रही थी। उनके कंधों पर करोड़ों उम्मीदों का बोझ था। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि यह संविधान केवल अमीरों या रसूखदारों के लिए न हो, बल्कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी न्याय और समानता का अधिकार दे सके। संविधान को तैयार करना कोई एक रात का काम नहीं था, और न ही यह केवल कुछ पन्नों का पुलिंदा था। यह एक तपस्या थी। जैसा कि तथ्यों में दर्ज है, इस महान दस्तावेज को अंतिम रूप देने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का लंबा वक्त लगा। जरा सोचिए, लगभग 3 साल। दिन और रात का अंतर मिट गया था। हर एक शब्द, हर एक अनुच्छेद पर घंटों बहस होती थी। संविधान सभा में तीखी नोकझोंक भी होती और सहमति के ठहाके भी गूंजते। हर प्रावधान को कसौटी पर परखा जाता था कि क्या यह भारत की आत्मा के अनुकूल है, क्या यह भविष्य की चुनौतियों का सामना कर पाएगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में कितना खर्च आया। आज के दौर में शायद वह रकम छोटी लगे, लेकिन उस समय के हिसाब से वह एक बहुत बड़ी धनराशि थी। वीडियो के तथ्यों के मुताबिक भारत के संविधान को तैयार करने में कुल लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। यह पैसा केवल कागज और स्याही का नहीं था, यह उस बौद्धिक संपदा का निवेश था जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। यह खर्च उन यात्राओं का था जो दुनिया भर के संविधानों को समझने के लिए की गई, उन बहसों का था जो रिकॉर्ड की गई, और उस प्रशासनिक ढांचे का था जिसने इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाया। जब हम डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व की बात करते हैं तो हमें उनकी दूरदर्शिता को नमन करना पड़ता है। उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर एक ऐसा मसौदा तैयार किया जो न केवल कानूनी रूप से ठोस था, बल्कि सामाजिक रूप से भी संवेदनशील था। उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि भारत को एक मजबूत केंद्र की जरूरत है, लेकिन साथ ही राज्यों को भी अपनी शक्तियां चाहिए। उन्होंने धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठकर हम भारत के लोग की भावना को कागज पर उतारा। लेकिन क्या संविधान केवल वकीलों द्वारा लिखा गया एक नीरस दस्तावेज था? नहीं, यह तो भारत की कहानी थी। जब यह बनकर तैयार हुआ तो यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बन गया। इसके मूल रूप में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी मूल प्रति में ही 251 पन्ने थे। यह केवल लंबाई की बात नहीं थी, बल्कि गहराई की बात थी। इसमें हर छोटी से छोटी बात का जिक्र था। सरकार कैसे बनेगी, चुनाव कैसे होंगे, अदालतें कैसे काम करेंगी, और सबसे जरूरी, एक आम नागरिक के अधिकार क्या होंगे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, 1949 का साल अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। तारीख थी 26 नवंबर 1949। सर्दियों की उस सुबह संविधान सभा ने आखिरकार इस दस्तावेज को अपनाया। यह वह दिन था जब भारत ने खुद को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित करने की दिशा में पहला औपचारिक कदम उठाया। इसीलिए आज हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। संविधान को अपना तो लिया गया था, पर इसे पूरी तरह लागू करने के लिए एक खास तारीख का इंतजार था, 26 जनवरी 1950। यह तारीख इसलिए चुनी गई थी क्योंकि दशकों पहले इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अब हम कहानी के उस पड़ाव पर हैं जहां कानून
कला से मिलने जा रहा था। संविधान का मसौदा तैयार हो चुका था, शब्द चुने जा चुके थे, बहसें पूरी हो चुकी थीं, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। इस पवित्र ग्रंथ को लिखा कैसे जाए? क्या इसे टाइपराइटर से खटखट करके छापा जाए या फिर इसे किसी प्रिंटिंग प्रेस की मशीन में डालकर हजारों कॉपियों में बदल दिया जाए? नहीं, भारत का संविधान कोई साधारण सरकारी फाइल नहीं था। यह भारत की आत्मा की आवाज थी और आत्मा को मशीनों से नहीं, हाथों से उकेरा जाना चाहिए था। यही एंट्री होती है एक ऐसे कलाकार की जिनके हाथों में मानो जादू था। नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। वीडियो में जैसा कि बताया गया है, पंडित नेहरू ने प्रेम बिहारी जी से संपर्क किया और उनसे संविधान को लिखने का आग्रह किया। जब बात मेहनताने की आई तो प्रेम बिहारी जी ने जो जवाब दिया, उसने इतिहास के पन्नों में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। उन्होंने कहा, मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, मेरी बस एक शर्त है, संविधान के हर पन्ने पर मेरा नाम होगा और अंतिम पन्ने पर मेरे नाम के साथ मेरे दादाजी राम प्रसाद सक्सेना का नाम होगा। यह शर्त एक कलाकार का अपने गुरु और पूर्वजों के प्रति सम्मान थी। सरकार ने इसे मान लिया। प्रेम बिहारी रायजादा का काम शुरू हुआ। उन्होंने अंग्रेजी के इटैलिक्स स्टाइल में बड़े ही खूबसूरत और प्रवाहमय तरीके से लिखना शुरू किया। जरा सोचिए उस धैर्य की। 251 पन्ने, हजारों शब्द और एक भी गलती की गुंजाइश नहीं। अगर एक भी शब्द गलत हुआ तो पूरा पन्ना बदलना पड़ता। स्याही में डूबी हुई निब जब कागज पर चलती थी तो एक राष्ट्र का भविष्य आकार ले रहा होता था। यह केवल लेखन नहीं, एक साधना थी। 6 महीने तक प्रेम बिहारी जी एक कमरे में बंद रहे और अपनी कलम से भारत की किस्मत लिखते रहे। यह दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान बन गया। लेकिन रुकिए, क्या संविधान केवल काले अक्षरों का एक दस्तावेज था? बिल्कुल नहीं। भारत रंगों का देश है, उत्सवों का देश है और कहानियों का देश है। तो हमारा संविधान सादा कैसे हो सकता था? इन पन्नों को खूबसूरती देने का जिम्मा उठाया शांति निकेतन के महान चित्रकार नंदलाल बोस और उनकी टीम ने। नंदलाल बोस, जो भारतीय कला के पुरोधा माने जाते हैं, अपने शिष्यों के साथ इस काम में जुट गए। उन्होंने संविधान के हर भाग की शुरुआत में एक ऐसा चित्र बनाया जो भारत के 5000 साल पुराने इतिहास की कहानी कहता है। यह केवल सजावट नहीं थी, यह भारत की सभ्यता की यात्रा थी। वीडियो में दिखाए गए चित्रों पर गौर करें तो एक अद्भुत पैटर्न नजर आता है। संविधान के भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र में उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की मुहरें बनाई जो भारत की प्राचीनता को दर्शाती हैं। जैसे जैसे पन्ने पलटते हैं, इतिहास आगे बढ़ता है। वैदिक काल के ऋषियों के आश्रम दिखाई देते हैं जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक है। सबसे दिलचस्प चित्र भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों वाले हिस्से में है। यहाँ भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण को लंका विजय के बाद अयोध्या लौटते हुए दिखाया गया है। यह चित्र यूं ही नहीं चुना गया था। राम राज्य को न्याय और आदर्श शासन का प्रतीक माना जाता है और मौलिक अधिकार भी नागरिक को न्याय दिलाने का सबसे बड़ा हथियार है। इसी तरह भाग 4 नीति निर्देशक तत्व में भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए नजर आते हैं जो कर्तव्य और कर्म का संदेश है। शांति निकेतन के कलाकारों ने किसी धर्म विशेष को नहीं बल्कि भारत की समग्र संस्कृति को उकेरा। पन्नों पर भगवान बुद्ध और महावीर के चित्र शांति और अहिंसा का संदेश देते हैं। फिर इतिहास मध्यकाल में प्रवेश करता है भाग 6 और उसके आगे के पन्नों पर बादशाह अकबर और मुगल वास्तुकला की झलक मिलती है। फिर आता है मराठा और सिख साम्राज्य का द्वार जहां छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के चित्र वीरता की गाथा सुनाते हैं। और आखिर में स्वतंत्रता संग्राम भाग 9 और अन्य हिस्सों में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, नोआखाली में दंगा पीड़ितों के बीच बापू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को दर्शाया गया है। यानी जब आप संविधान के पन्ने पलटते हैं तो आप केवल कानून नहीं पढ़ते, आप सिंधु घाटी से लेकर 1947 तक के भारत को अपनी आंखों से देखते हैं। नंदलाल बोस और उनकी टीम ने इन चित्रों को बनाने के लिए सोने की पत्तियों और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया ताकि ये रंग कभी फीके न पड़े। बॉर्डर पर बनाए गए फूल पत्तियां, कमल और हाथी भारत के पर्यावरण प्रेम को दिखाते हैं। प्रेम बिहारी की लिखावट और नंदलाल बोस की कलाकारी ने मिलकर संविधान को एक जीवंत म्यूजियम बना दिया। यह वह दौर था जब कला और कानून एक दूसरे के पूरक बन गए थे। एक तरफ अनुच्छेदों की गंभीरता थी तो दूसरी तरफ चित्रों की सुंदरता। यह दस्तावेज बता रहा था कि भारत अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही आसमान छू सकता है। लेकिन इतना सुंदर शरीर तैयार होने के बाद अब बारी थी इसमें आत्मा डालने की। यह आत्मा थी संविधान के विचार, उसके मूल्य और उसकी शक्ति। आखिर हमने दुनिया भर के संविधानों को पढ़कर क्या सीखा? अमेरिका से हमने क्या लिया? ब्रिटेन से हमने क्या उधार लिया? और कैसे भारत ने इन सब को मिलाकर अपनी एक अलग पहचान बनाई? हम जानेंगे संविधान के उन स्रोतों के बारे में जिन्होंने भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र बनाया और उस प्रस्तावना के बारे में जो संविधान का सार है। संविधान के पन्ने सज चुके थे, तस्वीरें उकेरी जा चुकी थीं और कानून लिखा जा चुका था। एक शरीर पूरी तरह तैयार था, लेकिन एक शरीर तब तक बेजान रहता है जब तक उसमें आत्मा न हो। भारत के संविधान की यह आत्मा बसती है उसके पहले पन्ने पर, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। वीडियो में इसका जिक्र बड़े ही खास ढंग से किया गया है। जब आप संविधान
खोलते हैं तो सबसे पहले आपकी नजर उन सुनहरे शब्दों पर पड़ती है, हम भारत के लोग। यह केवल एक लाइन नहीं, एक उद्घोषणा थी। यह बता रही थी कि अब भारत पर कोई राजा या अंग्रेज नहीं, बल्कि खुद भारत की जनता राज करेगी। इस प्रस्तावना में 4 ऐसे शब्द पिरोए गए जो इस नए भारत की दिशा तय करने वाले थे: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसे संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है, जो बताता है कि अंदर लिखे हजारों कानूनों का असली मकसद क्या है। लेकिन एक सवाल अक्सर उठता है और वीडियो में भी इस पर प्रकाश डाला गया है: क्या भारत का संविधान हमारा अपना है या हमने इसे दुनिया से उधार लिया है? आलोचक इसे उधार का थैला कहते थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसका जवाब बड़े ही गर्व से दिया था। उन्होंने कहा था, हमें इस बात में कोई शर्म नहीं है कि हमने दुनिया के संविधानों से कुछ सीखा है। यह सच है कि हमारे संविधान निर्माता दुनिया भर में घूमे। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा और कई अन्य देशों के संविधानों को छाना, लेकिन उन्होंने नकल नहीं की बल्कि मंथन किया। उन्होंने उन देशों की खूबियों को तो लिया, लेकिन उनकी कमियों को वहीं छोड़ दिया और उन्हें भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लिया। उदाहरण के लिए, जैसा कि वीडियो में बताया गया है, हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और कानून का शासन लिया। क्यों? क्योंकि हम अंग्रेजों की इस व्यवस्था से वाकिफ थे और इसे भारत में लागू करना आसान था। फिर हमारी नजर अमेरिका पर गई। वहाँ से हमने सबसे शक्तिशाली चीज ली: मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा। इसका मतलब यह था कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाए जो जनता के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। यह ताकत हमने अमेरिका से सीखी। फिर बारी आई आयरलैंड की। वहाँ से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए, जिसका मतलब था कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी क्या होगी: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। और आखिर में कनाडा से हमने सीखा कि एक विशाल देश को एक साथ कैसे रखा जाए, यानी एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय ढांचा। इन सब को मिलाकर जो तैयार हुआ, वह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बन गया। वीडियो के तथ्यों के मुताबिक इसमें लगभग 1,45,000 शब्द हैं। कोई और देश इसके आसपास भी नहीं ठहरता। जब यह लागू हुआ तो इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। आज, जैसा कि वीडियो में अपडेट किया गया है, संशोधनों के बाद इसमें लगभग 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। यह लंबाई इसकी कमजोरी नहीं, इसकी ताकत है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहां हर कोस पर पानी और 4 कोस पर वाणी बदलती हो, वहां हर चीज को स्पष्ट लिखना जरूरी था ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो। लेकिन इस विशाल किताब के दिल में क्या था? वह था आम आदमी का कवच, मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में हमें 6 ऐसे अधिकार मिले जिन्होंने एक प्रजा को नागरिक बना दिया। समानता का अधिकार, चाहे राजा हो या रंक, कानून की नजर में सब बराबर। स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की, घूमने की और जीने की आजादी। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता। धर्म की स्वतंत्रता, आप जिस भगवान को चाहें पूजें या न पूजें। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अपनी भाषा और लिपि को बचाने का हक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और अगर इनमें से कोई भी हक छीना जाए तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसी छठे अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। इस भाग में हमने देखा कि कैसे दुनिया भर के ज्ञान को निचोड़कर और भारत की जरूरतों को मिलाकर एक ऐसा दस्तावेज तैयार हुआ जो न केवल लंबा था बल्कि लचीला भी था। यह समय के साथ बदल सकता था, लेकिन अपनी मूल भावना को नहीं खो सकता था। अब सब कुछ तैयार था। वह तारीख नजदीक आ रही थी जिसका इंतजार सदियों से था। हस्ताक्षर हो चुके थे, स्याही सूख चुकी थी, लेकिन इस संविधान को सुरक्षित कहाँ रखा जाए? 26 जनवरी की उस सर्द सुबह क्या हुआ था? और आज 70 साल बाद वह असली किताब जिस पर प्रेम बिहारी की कलाकारी और डॉक्टर अंबेडकर के हस्ताक्षर हैं, वह कहाँ है? क्या वह सुरक्षित है? समय का चक्र घूमते घूमते उस तारीख पर आ रुका था जो भारत के इतिहास में अमर होने वाली थी। संविधान बनकर तैयार था, सजाया जा चुका था और उसकी आत्मा उसमें बस चुकी थी, लेकिन एक रस्म अब भी बाकी थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। बाहर कड़ाके की ठंड थी, लेकिन हॉल के भीतर एक अलग ही गर्मी थी, उत्साह की, गर्व की। इसी दिन 284 सदस्यों ने उस ऐतिहासिक दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर किए। सबसे पहले हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए और सबसे अंत में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। मूसलाधार बारिश हो रही थी जिसे एक शुभ संकेत माना गया। और फिर आई वह सुबह, 26 जनवरी 1950। दिल्ली का आसमान कोहरे में लिपटा था, लेकिन इंडिया गेट और राजपथ, अब कर्तव्य पथ पर, एक नया सूरज उग रहा था। सुबह के 10:18 बजे थे जब भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। 21 तोपों की सलामी गूंजी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1935 इतिहास बन गया और भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून बन गया। तिरंगा फहराया गया और जन गण मन की धुन ने फिजाओं में देशभक्ति घोल दी। लेकिन सवाल ये है कि 26 जनवरी ही क्यों? संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, उसे 2 महीने तक क्यों रोका गया? जवाब इतिहास के पन्नों में छिपा है। 1930 में इसी तारीख को कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी और रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। उस ऐतिहासिक प्रतिज्ञा को सम्मान देने के लिए संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी का दिन चुना। यह केवल एक तारीख नहीं बल्कि उन शहीदों को श्रद्धांजलि थी जिन्होंने स्वराज का सपना देखा था। अब जब संविधान लागू हो गया तो उस मूल प्रति का क्या हुआ जिसे प्रेम बिहारी रायजादा ने महीनों की मेहनत से लिखा था और नंदलाल बोस ने सजाया था? क्या उसे किसी अलमारी में बंद कर दिया गया? नहीं, वह मूल प्रति आज भारत की सबसे सुरक्षित धरोहरों में से एक है। वीडियो में जैसा बताया गया है, यह नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया या संसद भवन की लाइब्रेरी में एक विशेष कक्ष में रखी गई है, लेकिन इसे हवा में खुला नहीं छोड़ा गया है। कागज की सबसे बड़ी दुश्मन होती है हवा और नमी। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से कागज पीला पड़ने लगता है और गलने लगता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में फॉक्सिंग कहते हैं। हमारे संविधान को इस फॉक्सिंग से बचाने के लिए विज्ञान का सहारा लिया गया। इसे एक एयर टाइट कांच के केस में रखा गया है, लेकिन इसके अंदर हवा नहीं है, इसके अंदर भरी गई है हीलियम गैस। हीलियम एक अक्रिय गैस है जो किसी भी चीज के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। यह सुनिश्चित करती है कि कागज, स्याही और सोने की पत्तियां वैसी ही चमकती रहें जैसी वे 1950 में थीं। हर साल इस चैम्बर की जांच की जाती है ताकि गैस का दबाव बना रहे। अमेरिका के संविधान को भी इसी तरह संरक्षित किया गया है, लेकिन भारतीय सुरक्षा तकनीक उससे भी कहीं आगे है। यह केस कैलिफोर्निया की एक कंपनी के सहयोग से भारत में ही विकसित किया गया था। आज भी जब कोई विदेशी मेहमान या शोधकर्ता वहां जाता है तो उसे वह काली स्याही और सुनहरे चित्र वैसे ही जीवंत दिखते हैं। और हाँ, एक छोटा सा रहस्य जो पिछले भाग में छूट गया था। वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि हिंदी में संविधान किसने लिखा? अंग्रेजी कॉपी तो प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखी, लेकिन हिंदी अनुवाद को लिखने वाले कलाकार थे वसंत कृष्ण वैद्य। उनका नाम भी इतिहास में उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने भी अपनी कलम से देवनागरी लिपि में भारत की तकदीर को उकेरा था, जिसे भी उसी सम्मान के साथ संरक्षित किया गया है। 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। दुनिया बदली, सरकारें बदली, तकनीक बदली, लेकिन भारत का संविधान आज भी अडिग खड़ा है। यह केवल वकीलों की किताब नहीं है, यह एक गरीब किसान को हक देती है कि वह अपनी जमीन की रक्षा कर सके। यह एक महिला को शक्ति देती है कि वह संसद में खड़ी होकर सवाल पूछ सके। यह एक छात्र को अधिकार देती है कि वह शिक्षा मांग सके। अमन सर के इस वीडियो और हमारी इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद केवल आपको तथ्य रटाना नहीं था। मकसद यह एहसास दिलाना था कि जब आप कहते हैं मैं भारतीय हूँ, तो आप उस विरासत का हिस्सा होते हैं जिसे डॉ. अंबेडकर, प्रेम बिहारी रायजादा, नंदलाल बोस और उन 244 सदस्यों ने अपने खून पसीने से सींचा था। आज वह मूल प्रति हीलियम के चैम्बर में सुरक्षित है, लेकिन संविधान की असली सुरक्षा उस कांच के बक्से में नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों के दिलों में है। जब तक हम इसके मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व का पालन करते रहेंगे, तब तक भारत का लोकतंत्र अमर रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।